जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं नंद किशोर। दशरथपुरी में मेरा एक रेजिडेंस है जहाँ मेरे बच्चे कम से कम 2010 से, और मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि 10 में थोड़ा सा कहीं और रहे थे थोड़े दिन शुरू में, और 10 से 11, 2010 से 2015 मार्च, सन 2015 मार्च में मम्मी पापा आ गए थे। और मम्मी पापा के आने के बाद में 1 महीने बाद ही बच्चे उनके साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ, बच्चे अपने दादा दादी के साथ अपने निजी निवास स्थान पे पुनः स्थापित हो गए थे। पुराने मकान पे, वो भी निजी निवास स्थान है ये भी, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग है अपनी, और वहाँ पे हमारा सिर्फ एक फ्लोर था। और वहाँ अभी भी है वो हमारा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कब्जे में चला गया। एक्चुअल में मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, वहाँ जाते ही गुंडागर्दी फेस करनी पड़ती है, उनसे निपटना पड़ता है, मुँह पे गाली देते हैं, और भी कई ऐसी बातें कहती है, वो मुझसे सहन होती नहीं। मेरा हाथ उठ गया, मेरे हाथ से कोई क्राइम हो गया, और इसमें पुलिस का बहुत ज़्यादा हाथ है। वजह है जातिवाद। पुलिस के थानों में बहुत सारी शिकायतें मैंने वहाँ डाल रखी हैं उन लोगों के खिलाफ, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये सब जातिवादी वजह है, जातिवादी प्रोसेसिंग, मतलब जातिवाद की प्रोसेसिंग उन्होंने कर रखी है। तो मैं शेड्यूल कास्ट टू चमार कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। पूर्वज वाल्मीकि और चमार दोनों ही रहे मेरे, नाना नानी एंड दादा दादी, डट। तो बहुत सारी बातें हैं, और सभी मुद्दे यहाँ नहीं कहे जा सकते, और बहुत अधिकतम मुद्दे मैं सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ। वजह है जातिवाद। तो हम तो ऐसे नहीं थे कि इन मुद्दों पे मैं काम कर नहीं रहा था। इससे पहले मैं जनरल मीडिया में एक्टिव हुआ था, और होने की बहुत कोशिश, लेकिन मेरी जाति मेरी वहाँ बाधा बन गई, और मैं उसमें एक्टिव, जहाँ जहाँ जाति पता लगती रही वहाँ मेरा तिरस्कार होता चला गया। न सिर्फ मैं इसका शिकार हुआ हूँ, पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज इसका शिकार है, जातिवादी व्यवस्था का। जनरल कैटेगरी के कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो इंसानियत को मानते हैं, अच्छे तौर तरीके से हमारे साथ चल रहे हैं, बल्कि बहुजन समाज और शोषित समाज का साथ देने के वजह से उनको भी त्रासदी और अवहेलना और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक शख्सियत तो ऐसी है, मुझे नाम लेते हुए उन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत खुशी भी होती है और दिल दुखी भी होता है कि उनको हमारी वजह से तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। नाम है सुभाष बिहारी जी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने, माननीय अब इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत सारे अच्छे काम करके गए, रामविलास पासवान जी। ये कहना, किसी पे लांछन लगाना, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल बात को जानना, हकीकत के धरातल को समझे भी नहीं, वास्तविकता। रामविलास पासवान जी के लिए क्या ये आसान रहा? मैं उनके विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि रामविलास पासवान जी के लिए क्या ये आसान था? जिस हालात में मैं तो फिर भी थोड़ा बेहतर हालात में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता उनकी कैसे, मैं भी पढ़ूंगा उनके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंचाई, उच्चतम शिखर पर काम किया समाज के लिए, और पूरे दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। पूरा बहुजन समाज जानता है, तो पूरा बहुजन समाज तो पूरे वर्ल्ड में कई जगह काम कर रहा है। तो जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, अधिकतम लोग महान विभूति रामविलास पासवान जी को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उनके विषय में जानते हैं, खासतौर से सोशल एक्टिव पर्सन। तो उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कार्य किया, तभी तो उनका नाम है, लोग उनको जानते हैं। और माननीय सुभाष बिहारी जी, जो खुद एक ब्राह्मण कुल से हैं, और वो अपने बहुजन मूवमेंट में शोषित सेना पर काम कर रहे हैं। जब उनका भाव, समर्पित भाव से वो रामविलास पासवान जी के साथ जुड़े रहे, काम किया, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनको कुछ भी समझ लो, उनका भी तिरस्कार हुआ, उन्हें भी अवहेलनाएं झेलनी पड़ी। मैं सुभाष बिहारी जी की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया, और हमारे कई बहुजन पत्रकारों को उन्होंने समर्थन दिया, तन मन धन से, मान सम्मान से, इज्जत से, बहुत बहुत रेस्पेक्ट से। हमारे सभी, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं पत्रकार भी हैं, नारी पत्रकार हैं, और कुछ हमारे और भी साथी हैं, सभी का उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं दिल से। मैं खुद तिरस्कृत हूँ, मुझे तो कोई पूछता नहीं, लेकिन सुभाष बिहारी जी ने मुझे भी गले लगाया, एक बार नहीं कई बार, और मेरी कई बार उन्होंने बेशक पारिश्रमिक के तौर पे, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करी, मुझे बहुजन मीडिया में चलने की जगह दी, और मूवमेंट्स में मुझे चलने की जगह दी, सोशल मूवमेंट्स में चलने की जगह दी। जहाँ सुभाष बिहारी जो होते हैं, मेरे दिमाग से चिंता ही खत्म हो जाती है, मैं आराम से वहाँ काम कर पाता हूँ। नहीं तो जनरल कैटेगरी के लोगों के बीच में जाने के बाद में एक खौफ सा दिमाग में रहता है, लेकिन जहाँ सुभाष बिहारी जी होते हैं तो वहाँ इजी फील करता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं झेलना पड़ेगा, यहाँ आराम से हम काम कर पाएंगे। वैसे तो मैं जनरल कैटेगरी में और भी कई जगह काम करने गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे लोगों ने आरएसएस कहा, लेकिन मैं तो खुद ही आरएसएस का कट्टर विरोधी हूँ, और आरएसएस द्वारा ही 20 साल से बर्बाद हूँ। जब मैं बहुजन मीडिया में सक्रिय भी नहीं था, तभी आरएसएस ने मुझे टारगेट कर लिया था, काउंट कर लिया था। इसीलिए मेरे परिवार के 3 लोग हादसाग्रस्त हालात को प्राप्त होकर मौत को प्राप्त हो गए, दर्द भरी मौत, दर्द से तड़प के मरे तीनों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा जो पूरा फोकस है वो जातिवाद के विरुद्ध है, और हल्की सी पॉइजनिंग है इस वक्त खाने पीने में। पानी की बात बार बार कितनी बताऊं, यही पानी पीना पड़ रहा है, इसमें कुछ % पॉइजन है। और इस वक्त मैं चाय पी रहा हूँ, थोड़ा दूध में भी ये पॉली पैकिंग में मिल्क आता है सभी घरों में। चलिए उस बात में कभी और जाऊँगा।
तो थोड़ा बोलने में इसलिए तकलीफ हो रही है, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। सुबह का वक्त है, कई बार थॉट्स आ चुके हैं कि वीडियो मेंशन करूं, कई मुद्दों पे वीडियो मेंशन करनी है। हमारे राजनीतिक विचार अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मकसद सबका एक ही है, बहुजनों का भला होना। SC ST OBC माइनॉरिटीज, तिरस्कृत, शोषित, वंचित, पीड़ित। बहुजन मीडिया का और बहुजन क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य है पूरे देश में चैन व अमन कायम करना, भाईचारा कायम करना, मानवता कायम रखना, इंसानियत को कायम रखना। हम चाहे आक्रोश में बोले, चाहे हम चीख के बोले, चाहे हम चिल्ला के बोले, चाहे हम धमका कर बोले, लेकिन हमारा उद्देश्य एकमात्र है और वह है चैन व अमन, सुकून, सुख, सौहार्द, जीवन का जो एक कहते हैं कि एक विशेष स्तर जो मानवता से परिपूर्ण हो, प्रकृति के बिहेवियर से, प्रकृति की दया दृष्टि हो। और प्रकृति हमें फूड देती है ना, रोशनी मिलती है, हमें जल मिलता है, हमें जीवन मिलता है प्रकृति से। नेचर के बिना तो कुछ है नहीं, ये हमारा शरीर नेचर से बना। तो मानवीय मूल्यांकन पर खरा उतरता हो, ये हमारे बहुजन क्रांतिकारी, बहुजन मीडिया कर्मी अधिकतम लोगों का यह प्रयास रहता है। और इसी में रात दिन अपने जी जान पर आफत मोल लेके लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। जब मैं बहुत त्रस्तग्रस्त हालात में रह के इतना कर रहा हूँ, तो मेरा समाज में जो लोग मुझसे ज़्यादा हैं, जिनका बड़ा नाम है, चाहे वो बहन बेटी के रूप में है, चाहे नारी शक्ति के रूप में वो काम कर रहे हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हमारे भाई हैं, इसमें बुजुर्ग भी, हमारे कई बुजुर्ग लोग भी लगे हुए हैं। उम्र होगी 90-90 साल, लेकिन वो मिशन एंड मूवमेंट पे खूब दौड़ भाग करते हैं। हर मिशन एंड मूवमेंट पे अपने साथियों का हौसला बनाए रखने के लिए जाते आते हैं। इससे हमें बड़ी बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा सौहार्द प्राप्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। इतने बुजुर्ग यहाँ पहुँचे तो वो एक आदर्श का विषय है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आते हैं अपने परिवारों के साथ में, बड़ा ये लगता है, मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताऊँ, देखो नन्हे मुन्ने भी गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मिशन एंड मूवमेंट, मिशन है मानवता से परिपूर्ण। तो मैं ऐसा नहीं है जैसे कोई बनिया है या ब्राह्मण है या राजपूत है, मैं उसका कोई विशेष शत्रु हूँ, नहीं। मेरा जाति धर्म से कोई लेन देन नहीं, ना किसी हिंदू से, ना किसी मुस्लिम से, मेरा ही नहीं, मेरे बहुजनों का भी नहीं। हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं, गैर इंसानियत है ही नहीं, असंवैधानिक है ही नहीं। संविधान क्या देता है? आपको जीवन देता है, प्रकृति समान संविधान बाबा साहेब ने आपको बना के दिया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मानवता का तिरस्कार न करें, मानवता को नवाजें। राजशाही, अरे जीवन लाइफ प्रोसीजर चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप नहीं होना चाहिए। किसी को भी एक टाइम भी बिना भोजन के ना रहना पड़े, किसी को एक टाइम भी प्यासा ना रहना पड़े। पानी है, मैं अपना कोटा पूरा करके रखता हूँ, लेकिन जब मैं, कई बार ऐसा भी समय आ जाता है, ये तो विकल्प निकाला है मैंने, विकल्प निकाला है। इससे पहले कई बार मैं परेशान भी रहा हूँ। वैसे तो मैं 3-4 साल से इस तरीके से बाजार से लेके पी रहा हूँ रेगुलरली, कभी कभी गैप भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं लेके पी रहा हूँ पानी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ जब मुझे पानी पिए 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं, तो फिर लिमिट है भाई, फिर उसके बाद नहीं रहा जाता। तो इस पे जो मनुवादी विचारधारा है वो चाहती यही है, उसके मनुस्मृति में यही लिखा है, इसे जल नसीब ना हो, पानी पीने को नसीब ना हो। वो ये देखना चाहते हैं कि ये कब दम तोड़ देगा। तो इसका ट्रायल कर रहे हैं, मुझ पर भी, मेरे परिवार पर भी, मेरे माता पिता पर भी, मेरे बच्चों पर भी। बहुत महंगी दवाइयाँ खाकर मेरे माता पिता जिंदा हैं, और जो परिवार में मेरे 2 नन्हे मुन्ने बालक हैं, वो बेबस हैं, उनके माता पिता नहीं है इस दुनिया में जीवित, उनकी परवरिश के लिए वो सलामत हैं। और इससे पहले उन्होंने मेरे बच्चों की परवरिश में मेरा योगदान किया। दौड़ भाग गतिविधियां, बाहरी गतिविधियां परिवार के माता पिता ने संभाली, बाहर की मैंने करी। और घर के भी बहुत सारे काम मुझे ही करने चाहिए और करने होते हैं, और मैं ही करता आया हूँ। कुछ अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगातार मैंने किया। क्यों बता रहा हूँ यहाँ? कोई इसकी कानूनी वजह नहीं है। जिसको ये लगता है कि मैं तो इस वजह से बता रहा हूँ, वो आ जाए अदालत में, मैं उससे अदालत में निपट लूँगा, ठीक है। और विरोधी तत्वों के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन जो मैंने मानवता से संबंधित बात की कि सुभाष बिहारी जी हमें समर्थन देते हैं। ऐसे ही 2-4 लोग और हैं, एक दिन और मिल गए थे, एक और पहले, आज ही नहीं मिले, पहले वो बहुत पहले से शायद फौज में थे, तो उन्होंने भी शोषित समाज के लिए बहुत काम किया है। और वो हमेशा इसके लिए चलते हैं, टक्कर लेते हैं सारी दुनिया से, और वो इसके लिए चलते हैं कि वो शोषितों के साथ में। डॉक्टर रितु सिंह, हमारी माननीय बहन जी डॉक्टर रितु सिंह, जो हमारी बहुजन बेटी है, बहुजन बच्ची है, उनके प्रोटेस्ट में भी वो 2-3 बार मैंने आंखों से देखी, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी तक टोटल गया हूँ 40-45 दिन होने को हैं, शायद 45 डेज से ऊपर हो गया उनके प्रोटेस्ट को लगातार कंटिन्यू है। वैसे तो 3 साल से ही कंटिन्यू है, लेकिन इधर वो लगातार धरना प्रदर्शन पे फुल टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, और उनका धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है, जो कि हमारी एक होनहार बच्ची है, होनहार बिटिया है। और क्योंकि मेरे से तो भाई कम से कम 15-20 साल छोटी है, तो मैं तो उसको बेटी मानूंगा, और मेरी बेटी खुद ही मेरे, मतलब ये उनसे 5-6 साल छोटी बेटी मेरी खुद की है, तो मैं उनको बच्चे समान ही मानता हूँ।
और मैं थोड़ा कुछ कहना चाह रहा था। तो इस प्रोटेस्ट में भी वो आए हैं और उनकी एक वीडियो मैंने डाली हुई है। मेरे व्यूज़ ज़रूर कम आते हैं। मैं अपने बहुजन समाज से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरा वॉच टाइम बढ़ा देंगे ना, मैं वादा करता हूँ मेरी जो खोपड़ी है ना, मेरा जो बौद्धिक स्तर है ना, वो किसी और लेवल का है। मैं बिजनेस एटीट्यूड से चल रहा हूँ, इधर नहीं कर रहा मैं बिजनेस, अपने बहुजनों में मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो है 20 साल पहले आरएसएस ने मुझे टारगेट किया था मेरे बिजनेस एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि मैं मीडिया में था। मैं जनरल चैनल्स पर कहेंगे, जैसे मैं नाम लूँ, साधना चैनल है और भी कई चैनल हैं, इन चैनल्स पर कोशिश रहती थी कि मैं प्रोग्राम शूट करके अपने प्रोग्राम टेलीकास्ट करूं। तो उसकी पूरी नॉलेज है, क्योंकि उसमें मैंने डीप टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा समय दिया है, उसका गहन अध्ययन किया है, उसको जाना है, समझा है, सीखा है, उसमें चला हूँ बहुत साल। और उससे पहले प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों में मैंने कोशिश करी। मेरे कहने का मतलब है, मैं तब मैं जाति वजह को नहीं जानता था। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि मैं सक्सीड क्यों नहीं हो रहा, कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मेरे एंटी इतना कुछ क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह, मुख्य वजह जो है वो जातिवादी धारा है। तो जातिवादी धारा प्रवाह, जातिवादी का एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं कि वो इक्वली चल रहा है, एक तरीके चल रहा है, एक सार चल रहा है, एक लय में चल रहा है, एक धुन में चल रहा है, एक तर्ज में चल रहा है। अभी मैं सुबह 5:16 से 3 बजे के आसपास से मैं जग रहा हूँ, कंटिन्यू हूँ। मुश्किल से 10-15 मिनट मेरे को हल्की सी ऊँघ आई है, और उसके बाद में मैं उससे इसी दौरान में 3 बजे के कुछ बाद से लगातार सक्रिय हूँ। लाइव सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने लगा है विद वाईफाई, मतलब ये लाइव ही चलता है हमेशा, इसको शायद लाइव वाईफाई कैमरा कुछ ऐसे कहते हैं। तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब उसके दौरान मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड में आए और मुझे सारे मीडिया में मेंशन करने थे, लेकिन जितने में मैं सेटअप लगाऊंगा इतने में तो थॉट आउट हो जाएगा, क्योंकि विचारों का तो भूलने की जो प्रक्रिया है, एकदम माइंड से इंटरव्यू करते वक्त, बाइट करते वक्त, मीडिया बाइट जब मैं कर रहा होता हूँ अपने बहुजन समाज में जाकर, मीडिया फ्रीलांस मीडिया न्यूज़ रिपोर्टिंग के स्तर पर, मैं कई बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, बहुत सटीक मुद्दे आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड से स्लिप हो जाता है। और ये एक्टिव माइंड पर होता है। एक्टिव माइंड यानी जिसने बहुत ज़्यादा काम करना है, जिसने बहुत सारे मुद्दों पे काम करना है, एकदम से स्लिप हो जाता है। वो कुछ समय बाद फिर से याद आता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको रिकॉल कहते हैं। तो वो फिर से याद आता है, फिर से प्रोसेसिंग में आता है, लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। तो ये भूलने की बीमारी मुझ पर एक्टिव है, लेकिन ये मुझे ही नहीं है, मुझे बाद में पता चला। कुछ साल पहले मैं ऐसा सोचता था, मैं मतलब जो है भूलने की प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूलने की प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं है, ये मैंने पाया जब मैं बहुजन मूवमेंट, बहुजन मीडिया में चला, तो मुझे पता लगा कि ये लगभग सभी को है। इसको कहते हैं माइंड से एकदम से कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाना, थॉट स्लिप हो जाना। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम बात करना चाह रहे थे वो एकदम से आउट हो जाता है। तो मेरी प्यारी बीवी मंजू ने मुझे यहाँ पे ये मान लिया, उसने इसको बहाना बनाया मेरे खिलाफ चलने का, और इस समय वो मनुवाद की कैद में है। जनवरी सन 2007 से 22 जनवरी सन 2001 को वो पहले गई थी 2-2.5 महीने के लिए, तब वो 6.5 महीने के गर्भ से थी, और मेरी बिना इच्छा के गई थी, जो ऑलरेडी मेरे या मेरे विरोधी तत्वों के कहने बोलने से कुछ नहीं होगा। आओ प्यारो, आओ, मैं विरोधी तत्वों को चुनौती देता हूँ, आओ अदालत में आओ और प्रत्यक्ष रूप में आओ, अपना चेहरा लिखित लेके सामने आओ, तुमसे आर्ग्यू करूंगा और तुम्हें जेल भेजने का पूरा काम करूंगा, ठीक है, फैक्ट बेसिस पर, तुम्हारी तरफ बनावटी और मनोवादी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं, सच के आधार पर। तो 22 जनवरी सन 2001 को ये पहले गई थी। गौर कीजिएगा, ये बातें अदालत में मेंशन हो चुकी है, एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये बुद्धिजीवी वर्ग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, भीख नहीं मांग रहा हूं, बता रहा हूं। तो 22 जनवरी सन 2001 को ये गई थी, 6.5 महीने की लगभग गर्भवती थी उस समय, अगस्त में गर्भवती हुई, अगस्त के प्रथम वीक में ये गर्भवती हुई मुझसे, और उसके बाद में 6.5 महीने के गर्भ से अंदाजन, ये मैंने काउंट नहीं किया कि 22 जनवरी सन 2001 को कितना टाइम हो जाता है, लगभग आई थिंक कितना ही टाइम हो जाता है, और ये 2.5 महीने के लिए वहां गई, और इसने वहां पे भरी पानी की बाल्टियां, डॉक्टर आरती पाठक के मना करने के बावजूद वहां पे भरी पानी की बाल्टियां, और यहाँ इसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको बीच में छोड़ के गई, और वहां पे अपने माँ बाप की जिद पे गई, क्योंकि मनुवादी सिस्टम के दायरे में थी शुरू से, और वहां जाके गई, और वहां इसने भरी पानी की बाल्टियां उठाई, और जिसके कारण इसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। खैर, वो मेरी बेटिया जन्म लिया, वो मेरे पास, सलाम, बहुत बढ़िया, मेरा बेटा भी। तो ये अब तारीख दूसरी कौन सी है, 22 जनवरी सन 2007 को ये परमानेंटली चलेगी, बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरे चाहे। उसके बाद मैंने इसको और इसके परिवार को डराने के लिए तलाक का केस डाल दिया, और इसका फैक्ट स्टेटस ये ऐसी परेशान करती है कि एक्चुअल क्या है इसका, और इसे नसबंदी करा लेनी चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे यहाँ पे बॉर्न हो चुके थे, और मैं इसको जब दूसरे बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद से लगातार कह रहा था नसबंदी करा ले। इसने नहीं कराई। उसके बाद इसने, क्योंकि इसकी प्री प्लानिंग थी, ये मनुवाद के दायरे में कहती, मैंने इसे बहुत कहता रहा, तो 2 बच्चों के बाद इसने जानबूझ के वहां राजपूत ब्राह्मण के यहाँ इस समय है, क्योंकि इसने शर्मा लगाया अपने नाम पर, कॉलर आईडी पे इसका नाम आया शर्मा, और उसके बाद अब इसने ठाकुर लगा रखा अपने नाम के साथ में, और इससे पहले इसने प्रिया मलिक नाम रखा अपना सोशल मीडिया पे, इसकी डिटेल मुझे मिली सन 2014 में।
और किसी और बच्चे के साथ, वहाँ किसी और ही बच्चे के साथ है, चलो छोड़ो उसको, मार गोली, मतलब उस बात को भूल जाते हैं। अभी तो ये 22 जनवरी सन 2001 को जाना और फिर 22 जनवरी सन 2007 को जाना, मैं इसके बिना एक पल नहीं रह सकता था। बेसिक मुद्दा यहाँ जातिवाद का चल रहा है, मुझे कोई शौक नहीं लग रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने देना चाह रहा हूँ कि यहाँ त्रासदी चल रही है, जातिवाद चल रहा है। इसी के अंतर्गत मेरे साले की, मेरे जो है भाई की, सगे भाई की, और मेरे परिवार के 2 सदस्यों, और इन 3 जनों की, और इधर मेरा साला, इन 4 लोगों की दर्दनाक तरीके से हत्या हुई। और एक को राजस्थान में बालाजी के पास बस से कुचल दिया गया। ये शख्स अपने घर के सामने खड़ा था, ये भी मेरा एक खास रिलेटिव था, और इसको भी मतलब जो है बस से कुचल दिया गया। इन 5 लोगों की तो हत्या ऐसी हुई, इसके अलावा कई एक्सीडेंट करवाए इन्होंने। मेरे माता पिता के खुद कई एक्सीडेंट, खुद मेरे माता पिता के कई एक्सीडेंट हुए हैं। कोशिश तो वो मुझ पे भी करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मनुवादी सिस्टम को समझता हूं। आज से नहीं, जब मुझे मनुवादी का ज्ञान भी नहीं था, मनुवादी लफ्ज की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, संविधान की एक्चुअल डेफिनेशन भी नहीं पता थी, तब भी मैं बस इतना ही पता था, भारत का अपना संविधान, उससे पहले दूसरों की हुकूमत चलती थी, लेकिन उसके बाद में भारत का अपना संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद भारत का अपना कानून लागू हो गया, अपना संविधान लागू हो गया। तो मुझे नहीं पता था ये कानून से संबंध रखता है, बस इतनी सी जानकारी थी बचपन से लेकर सन 2016 तक। उसके बाद एक्चुअल फैक्ट्स पता चलते गए। रेस बुक मैंने थोड़ी सी पढ़ी, टोटल अंग्रेजी में तो पूरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मैं हिंदू स्कूल से पढ़ा हूँ, मतलब हिंदी लैंग्वेज से पढ़ा हूँ। तो अभी मैं, बुरा मत मानिएगा, मैं अभी चाय की चुस्कियां ले रहा था और ये पेंडिंग रह गई, क्योंकि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा फास्ट है। यही फोकस का इन्होंने कोर्ट में मुझे, और नॉन फेसिस ने मुझे कोर्ट में चलेंगे, तेरा फोकस बड़ा तेज है, मुझे पता नहीं, इनको पता है, जिनको मेरे विरोधी तत्व, ये सारे मनुवादी थे, इन्होंने कोर्ट में मुझे बोला तेरा फोकस बड़ा तेज है। इसमें ये टीनेज से लेकर 18-20 साल से लेकर के ये 60-70 साल तक के लोग मेरे एंटी एक्टिव थे। मैंने सोचा पता नहीं ये लोग कौन है, कोर्ट में ऐसे हो सकता है क्या, कोई कोर्ट में ऐसे बोल सकता है कि, मैं तो फिल्मों में कोर्ट देखी थी, मुझे पता नहीं था। कोई कहता है कोर्ट में सिर्फ लिखित में बात होती है, कोई कहता है वो वक्तम चलता है, लिखतम चलता है, ये नहीं वो नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता। अब तो मैं कोर्ट 18 साल से फेस कर रहा हूँ, 22 जनवरी 2007 के बाद से लगातार, क्योंकि मेरे साथ जो जातिवाद खेला गया वो मुझे क्लियर तो हो गया था माइंड में, लेकिन मैं उसको कह नहीं पा रहा था कि इसको कैसे मैं करूं, क्योंकि मैं जैसी कुछ करूं, अब उन्हें पता था हमने खेला है, ये कुछ करेगा, तो वो मेरा ब्रेन वॉश कर दे। मैं ब्रेन वॉश की डेफिनेशन तक नहीं जानता था तब। खैर कोई बात, ये सारी वर्ड वोकैबुलरी मैंने एडिशन सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज पंकज गुप्ता की अदालत में कही। उन्होंने भी शुरू में जातिवाद का समर्थन किया, कहने लगे ऐसे ही होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। मैंने कहा ऐसा होता है, मैंने कहा कमाल है, फिर ये अदालत नहीं है, फिर लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। मैं हैरान रह गया, मैं सोचने लग गया, मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसी अदालत है, ऐसा भी होता है, तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैंने कह दिया तो फिर कोई भी किसी के साथ कुछ कर सकता है, यदि यही होता है तो कह रहे अरे ना डर रहा जज से, ना डर रहा पुलिस से, किसी से डर रहा, क्या बात है भाई। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे डरना है इनसे, मतलब सच को टूटना है और झूठ को मान लेना है। तब तक ये मेरे साथ मेरी बहुत ज़िंदगी ख़राब कर चुके थे, लेकिन उस समय मेरी उम्र 30-31 साल थी, आज 48 साल है। तो ये लोग ऐसा खेलते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था मानवता की, मैं बात कर रहा था जातिवाद की, मैं बात कर रहा था संविधान की, मैं बात कर रहा हूँ कानून की, और मैं बात कर रहा हूँ बर्बादी और आबादी, और मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक आज़ादी और आर्थिक क्रांति, और मैं बात कर रहा हूँ भारत की गरीबी और भुखमरी, लाचारी, बेबसी को खत्म करने की। तो इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं के दायरे में यह सारा मुद्दा मैंने कहा। अब ये मुझ पर है तो मैं क्या करूं। बात कर रहा हूं भारत में ये जो हत्याकांड हो रहा है, इसमें से 60% से 70% हत्याकांड जाति की वजह से हो रहा है। क्राइम जितने हो रहे हैं, अदालतें जितनी फर्जी केसेस से भरी पड़ी हैं, तो ये सब प्लीज हमें ही सुधारना होगा। ये भारत के उन सच्चे, अच्छे, और यहाँ तक मीडिया की भी जिम्मेदारी है, बल्कि मीडिया की ही जिम्मेदारी है, और भारतीय समाज की जिम्मेदारी, भारतीय आवाम की जिम्मेदारी है, इंसानियत की जिम्मेदारी है, सच्चाई की जिम्मेदारी है कि हमें सच्चाई का आकलन करना होगा। झूठ को हम जितना फैलाएंगे, झूठ को हम जितना हिम्मत और बल देंगे, उतना ही जिंदगियों का नाश होगा, जीवन हरास होगा। आज दूसरे का हो रहा है, कल तुम्हारा होगा, क्योंकि हम प्रोसेसिंग किस चीज की कर रहे हैं वही तो होगा, जो बोएंगे वही तो काटना पड़ेगा। तो उस वक्त इन लोगों ने मनुवादी विचारधारा, बेहद जटिल, मकड़जाल से भी ज्यादा खतरनाक, और समाज को बर्बाद करने वाली, भारत को भूखा, गरीबी और बेबसी का शिकार करने वाली, जोर जबरदस्ती के आधार पर। तो ये तुम करते रहो, और इंसानियत के वाले लोग, क्योंकि मेरे कहने से तो करेंगे नहीं, लेकिन जिनमें इंसानियत है उन्हें कोई सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप से चलेंगे, उन्हें किसी गाइडलाइन की कोई जरूरत नहीं, वे खुद ब खुद सही चलेंगे और करके दिखाएंगे। तो मेरा तो इतना सही है, और मैं सिर्फ आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ,
आप 10,000 लोग पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, सिर्फ मेरा वॉच टाइम बढ़ा दो, मैं पूरे भारत से मेरे यूट्यूब चैनल जय भीम संसार का वॉच टाइम बढ़ा दो। वैसे तो मेरे कई चैनल हैं लेकिन चल कोई भी नहीं रहा, मोनेटाइज कोई सा भी नहीं हुआ, और मैं एज ए यूट्यूबर उतरा भी नहीं था मैदान में, लेकिन अब मैं एज ए यूट्यूबर काम कर रहा हूं 1 महीने से। सच्चा रिपोर्टर तो हूं ही, सच्चा फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव तो हूं ही, लेकिन साथ ही एक बहुजन मीडिया रिपोर्टर होने के साथ साथ, एक अच्छा सच्चा इंसान होने के साथ साथ, एक मानवता भरा प्रोसेस चलाने की मेरी पूरी प्रक्रिया है। और मैं आज से 20 साल पहले, बल्कि सन 2001 के कुछ एंड पे मैंने अपने हाथों से मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे फिल्म मीडिया में एस्टैब्लिश्ड होना था और इस लाइन में जाति की वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपनी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को चलाने के लिए अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर उनको मार्केट में सेल करने, खुद सेल करने के लिए मैं कई बार गया। मेरा 4 आना कहेंगे, चवन्नी कहेंगे, 1 पैसा का सेल परचेज नहीं हुआ, 4 आने की कोई सेल नहीं हुई, मेरी इन्वेस्टमेंट लगी रह गई। बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने या तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करे या अपने घर में इस्तेमाल करे। ये कैंडल, साबुन, कैंडल का मैं वो धागा लगाने का, सांचे का धागा लगाने का एक प्रोसीजर होता है, उसमें अगर धागा जोर खींच के लगा दिया तो मोमबत्ती टेढ़ी हो जाएगी। कितना ही ओरिजिनल मोम लगा लेना, उसमें कितना ओरिजिनल वैक्स होती है, वैक्स कहते हैं अंग्रेजी में मोम को, तो वो मोमबत्ती टेढ़ी हो जाएगा। धागा ना तो टाइट और ना लूज, तो मोमबत्ती कभी टेढ़ी नहीं होगी और सही रहेगी। नकली मोम भी आता है बाजार में और असली भी आता है, और सारा ही बिकता है और सारे पे काम चलता है। तो मैं महंगा प्रोडक्ट, ब्रांड, क्योंकि भाई अच्छी चीज करेंगे तो अच्छी सेल होगी, बढ़िया मैं क्वालिटी की कोशिश करता था, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो सर्फ हो और चाहे वो कैंडल हो। लेकिन मेरा 1 पैसे का कोई प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं हुआ। तो रोजगार सरकार तो दे नहीं पा रही है, जो खुद रोजगार खोला मैंने कई स्तर पर, वो जाति की वजह से हो गया खत्म। फिर दोबारा कोशिश करेंगे सन 2001, सन 2002 से लेकर सन 2012 तक ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद में मैंने जो कड़ी चावल तक बनाकर बेचे, लेकिन सेल कुछ नहीं हुआ। 2-4 प्लेटें जरूर बिकी, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया बने थे, और फिर दोबारा कभी सेल नहीं। इवन मुझे मार्केट से मैंने सबसे महंगे चावल लिए और उन्हें बनाकर बेचा, तो कोई तो ज्यादा वो है, जिस शॉपकीपर से खरीद रहा हूँ वो कहता है तू कोई ज्यादा, वो 3 दिन तक तो वो दुकान बंद रही। जाति का इतना प्रोसेस देख लो, ये कोई पहली बार नहीं, मैंने मेरी पत्नी को सारा कुछ बता रखा, वो मेरे साथ रह के गई है 7 साल, तो उसको सारा पता है। तो वो मुझे कहती है तुम्हारा हर काम बिगड़ता क्यों है, तुम्हारी किस्मत खराब है। लोग मुझे मनहूस भी कहते थे। अभी तो उसने वो बंद रखी दुकान, फिर कहता तू कोई ज्यादा वो है, तू इतने महंगे चावल लेके वो कर रहा है, तू भी सबकी तरह चल। मतलब मैंने सोचा बढ़िया चावल होंगे तो बढ़िया टेस्ट आएगा, अच्छी सेल होगी, चाहे मुझे 2 पैसे कम बच जाए कोई बात नहीं। तो इतना, इस हद तक, इस स्तर तक जातिवाद है भारत में, और इस जाति व्यवस्था को यदि हम खत्म नहीं करेंगे तो भारत से इंसानियत लगभग खत्म हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है, भारत की तरक्की में बाधा है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, बिना सरकारी मदद के, क्योंकि सरकार तो लोन देने वाली नहीं, वैसे तो स्कीमिंग है बहुत सारी, लेकिन मुझे तो आज तक कोई स्कीम का पता नहीं चला और ना मिली और ना लाभ मिलना कभी भी। और ये जो फर्जी मुकदमा, मेरी पत्नी को हड़प लिया और मुझे ही फर्जी केस में फंसा दिया, तो इसीलिए मैंने तारीखें मेंशन करी। ऐसी ही बहुत सारी चीजों में सिमिलरिटी है। दोनों ही बच्चों का जन्म एक ही मंथ का है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पता चलता है ये प्लानिंग है। और जो पत्नी ने भी इसमें वही करके दिखाया। 22 जनवरी कोई पहले गई 2001 में, और 22 जनवरी सन 2007 को परमानेंटली चली गई। अच्छा, इसके अलावा दोनों बच्चों का जन्म एक ही मंथ का है। मेरे एक बेटा एक बेटी है, दोनों बच्चों का जन्म एक ही मंथ का है, यह भी मानना पड़ेगा, यह भी एक प्लानिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं। वकील के भी खोपड़ी घूम गई थी, भाई इस केस को देखना पड़ेगा, ये तो बड़ी मतलब टेंशन वाली बात है। ये प्लानिंग ही है भाई, और कुछ ना कुछ है, और दोनों ही दबाव में, यानी पत्नी भी और पति भी। यानी मैं पति हो गया और मेरी पत्नी मंजू। इस समय वो वहां है, नरेंद्र ठाकुर, नरेंद्र राजपूत, नरेंद्र शर्मा। ये पुलिस ने 2007, 8, 9, 10, 314 रूम नंबर, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल सेशन जज पंकज गुप्ता की अदालत में पुलिस ने वही मेंशन कर दिया था, वो एक पंडित के लड़के के साथ है और वो उसके साथ रह रही है। गली नंबर ये, वहां जाके देख ले। मैंने कहा ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, हमारे समाज में ऐसा होता नहीं। हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, उसमें बेटी कभी दोबारा शादी उसकी की नहीं, वो तो 2 बच्चों की माँ थी। अरे दोबारा शादी की नहीं जाती। तो कहने का मतलब है, मैं तो देखो लॉ प्रोसीजर उस समय तो नहीं जानता था, बस इतना पता था मैं सच्चा हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है और बहुत सारी बातें हैं। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत से जाति व्यवस्था को हमें पूर्णतः खत्म करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा, और ये इंसानियत के आधार पर ही खत्म हो सकती है, और हमें इंसानियत के आधार पर इसको जरूर खत्म करना है। और जो दोषी हैं, अपराधी हैं, भाई उन्होंने यदि कोई ऐसा अपराध किया है कि जिससे किसी का जीवन पूर्णतः खत्म हुआ हो, बर्बाद हुआ हो,